नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग मर्म शारीर के अंतर्गत ऊर्जत्रुगत मर्मों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल मर्मों की संख्या 107 बताई गई है। चाहे कोई भी आचार्य हो, उन्होंने मर्मों की संख्या 107 ही बताई है। जब हम लोग सड़ंग शरीर के अनुसार जब मर्मों का विभाजन या वर्गीकरण की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो मर्मों का वर्गीकरण है कुछ इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक शाखा में जो है मर्मों की संख्या 11 होती है। टोटल शाखाएं 4 होती है, तो 11 गुणे 4 इक्वल टू 44 हो जाता है। अर्थात चारों शाखाओं में मर्मों की संख्या 44 हो जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं अंतरादि अर्थात मध्य शरीर की। तो मध्य शरीर में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है और वहाँ पर देखा कि मर्मों की संख्या 26 हो जाती है, जिसमें उदर के मर्म 3 होते हैं, उरस के मर्म 9 होते हैं और पृष्ठ के मर्म 14 होते हैं। ये जब तीनों को ऐड करेंगे तो मर्मों की संख्या 26 हो जाएगी। अब लास्ट में जो बचता है ऊर्जत्रुगत अर्थात जत्रु अर्थात क्लेविकिल। जत्रु का मतलब होता है क्लेविकिल। क्लेविकिल के एवं देखेंगे ग्रीवा है, ग्रीवा और सिर प्रदेश है। तो इनमें ग्रीवा और सिर प्रदेश में एक साथ बोलते हैं ऊर्ध्वजत्रुगत। इसमें मर्मों की संख्या टोटल कितनी हो 37 होती है। सबसे ज़्यादा मर्म कहाँ होते हैं? तो मर्म वाइटल पार्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मर्मों की संख्या एक तरह से ऊर्ध्वजत्रु अर्थात क्लेविकल के एबव है, अर्थात ग्रीवा प्रदेश में और सिर प्रदेश में मानी गई है। यहाँ संख्या 37 है। संख्या 37 है। संख्या 37 से आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि संख्या सिर्फ 37 है, क्योंकि यहाँ जो मर्म है कोई एक मर्म के 8 प्रकार होते हैं। मीन्स उस मर्म के किसी मर्म के 8 भेद है, किसी के 4 भेद है, किसी के 5 भेद है, किसी के 2-2 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये टोटल जो सीक्वेंस होता है या क्रम संख्या टोटल 13 ही आता है। अल्टीमेट हमें 13 नाम याद रखने हैं। 13 नाम याद रखना है, तो इसलिए हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है कि 37 कितना ज़्यादा याद करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर 37 नाम नहीं याद करना है, यहाँ सिर्फ 13 नाम याद करने हैं। जिस तरह से हम लोगों ने शाखागत मर्मों में प्रत्येक शाखा में जो है 11 मर्म नाम लिखे थे, तो वहाँ पर 2 और एक्स्ट्रा कर लीजिए, 11 2 13। तो 11 नाम वैसे भी वहाँ याद किया था, यहाँ पर 11 की जगह पर 13 नाम याद करना है। तो नाम सिर्फ 13 नाम याद करना, बट संख्या 37 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मर्मों की संख्या है वो है मातृकाएं। मातृकाएं जो संख्या होती है वो 8 होती है। मातृकाएं जो होती है 8 मातृकाएं हैं। तो मातृका जो होती है मर्म वो 8 होती है। उसके बाद देखेंगे 5 एक मर्म है 5, उसको हम लोग बोलते हैं सीमंत। सीमंत मर्म की संख्या होती है 5, अर्थात मातृका 8 होती है, सीमंत की संख्या 5 होती है। 8 5 13। फिर देखते हैं कि 4 संख्या वाले मर्मों की संख्या वाले कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे 4 धमनियाँ, फिर यहाँ देखेंगे 4 धमनियों के बाद 4 श्रृंगाटक, 4 धमनियाँ 4 श्रृंगाटक। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मातृकाएं 8, सीमंत 5, 4 धमनियाँ 4 श्रृंगाटक, कुछ इस तरह से होता है। फिर आता है नंबर कि 2-2 का। तो 2-2 में देखेंगे यहाँ पर क्रिकाटिका, विधुर, फड़, अपांग, आवर्त, शंख, उत्क्षेप, और ये जितने भी हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात 14 हो जाएंगे टोटल। तो इस तरह से ये 2-2 नंबर वाले हैं, 2-2 संख्या वाले हैं। फिर देखेंगे स्थपनी 1 है सिर्फ और अधिपति 1 है। मीन्स कि 8 संख्या वाले 1 है, दैट इज कॉल्ड मातृकाएं। 5 संख्या वाले 1 है, दैट इज कॉल्ड सीमंत। और 4 संख्या वाले 2 है, दैट इज कॉल्ड श्रृंगाटक एवं 4 धमनियाँ। फिर देखेंगे 2 संख्या वाले 7 हैं और 1 संख्या वाले सिर्फ 2 हैं। इसका मतलब 1 संख्या वाला 1 स्थपनी है और 1 अधिपति है। तो आइए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। नाम याद करना है, उनका एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों ने यहाँ कुछ ड्रॉ किया है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ इस तरह से दिया है कि 4 धमनियाँ। पहले देखेंगे 4 धमनियाँ। तो 4 धमनियाँ कहने का मतलब कह रहा है कंठ नाड़ी उभयत। मीन्स जो भी ये ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के दोनों साइड में क्या कहते हैं, कंठ नाड़ी उभयता चतस्रो धमनियाँ, 4 धमनियाँ होती है। धमनी कहने का मतलब आर्टरी नहीं है। धमनी कहने का मतलब कि आप सिर्फ आर्टरी नहीं लेंगे। आयुर्वेद धमनी का मतलब आर्टरी और वेन दोनों को काउंट करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कंठ नाड़ी उभयता चतुस्रो धमनियाँ, 2 नीले 2 मन्ने। जो 4 धमनियाँ हैं उसमें 2 नीला है, अर्थात 2 नील वर्ड की है, उसका नाम है नीला। और 2 मन्या, 2 नीला है 2 मन्या है। इसका मतलब 2 नीला 2 मन्या। अगर हम देखें ग्रीवा प्रदेश में, ग्रीवा रीजन में अगर फ्रंट में देखें, फ्रंट में तो कौन सी स्ट्रक्चर जाती है जो हार्ट से ऊपर की तरफ जाती है? वो जाती है कैरोटिड आर्टरी। राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ कहीं ना कहीं कैरोटिड आर्टरी पास होती है। तो हम लोग कुछ इस तरह से बताएंगे कि मान लीजिए ये आर्टरी है, वेन है, तो ये दोनों साइड से जो है आर्टरी
कैरोटिड आर्टरी पास होती है, और जब कैरोटिड आर्टरी जा रही है उसी के पैरेलल कहीं ना कहीं उसकी पर्टिकुलर वेन आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं जुगुलर वेन। तो दो मतलब एक देखेंगे इधर कैरोटिड आर्टरी, इधर कैरोटिड आर्टरी, उसी तरह से राइट साइड में जुगुलर वेन, लेफ्ट साइड में जुगुलर वेन। तो ये दो नीला दो मन्या इस तरह से कोरिलेट करते हैं। कैरोटिड आर्टरी एंड जुगुलर वेन से हम चार ध्वनियों को कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट दिखे हैं कंठ नाड़ी अर्थात ट्रैकिया के दोनों साइड में देखें रेड कलर की जो दी है वो आर्टरी है अर्थात कैरोटिड आर्टरी है, जो ब्लू कलर की है जुगुलर वेन है। तो ये दो दो चार हो गए, क्लियर। तो यहाँ पर पहला नंबर दे दिया 2 2 4। दूसरा देखेंगे अगर इसमें अगर आघात होगा, अगर मान लीजिए इस जगह पे आघात होता है नील पे, क्या होगा मूकता। मूकता मतलब व्यक्ति गूंगा हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा। स्वर वायरस वैकृत मीन्स अगर बोलता भी है तो क्लियर कट आवाज नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये धमनियां होती इस रीजन में होता क्या है, इस रीजन में आघात होगा, इस रीजन में और भी चीजें क्या होती है, तो लैरिंग्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स जिसको कहते हैं लैरिंग्स। तो यहाँ पर स्थिति होती है, तो जो लैरिंग्स की ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं इस कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ही होती है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मुक्ता अर्थात व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, अगर बोलता है तो भी वैकृत अर्थात जो क्लियर शब्द नहीं बोलेगा। फिर अरसग्राहिता, अरसग्राहिता मतलब कोई भी चीज खाएगा उसको टेस्ट नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अरसग्राहिता। तो कहीं ना कहीं जिह्वा टंग रीजन में भी ये ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि जो ऊपर की तरफ आर्टरी जा रही है तो वो पूरा ऊपर की तरफ यही कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ही ब्लड जा रहा है। फिर देखेंगे दूसरे नंबर पे 8 मात्रिकाएं हैं। तो 8 मात्रिकाएं क्या है, ग्रीवायाम उभयतः चतस्र मीन्स ग्रीवा प्रदेश के दोनों तरफ 4 4 मीन्स अगर हम यहाँ पर क्या है लेटरल एस्पेक्ट में बात करेंगे, तो लेटरल एस्पेक्ट में अगर ये पार्ट बात करें तो यहाँ देख रहे होंगे लेटरल एस्पेक्ट में ये रीजन जो है एक साइड में 4 और दूसरे साइड में कुछ इस तरह से 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड 8 मात्रिकाएं। तो एक साइड में 4, उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे दूसरे एस्पेक्ट में लेटरल में 4 होंगे। तो ये हम लोगों ने नंबर 2 दे दिया। ये एक साइड में 4 दूसरे साइड में 4 मतलब उभयतः 4 4 8। तो यहाँ कह रहा है ग्रीवायाम उभयतः चतस्र सिरा मात्रिका। तो ग्रीवा के दोनों साइड में 4 4 जो है सिरा मात्रिका होती है, अगर उस पर आघात होता है तो उसको उसकी वजह से सद्योमरण होता है। यहाँ पर देखेंगे तीसरे नंबर पे क्रिकाटिका है, तीसरे नंबर पे क्रिकाटिका, नाम याद करना जरूरी है। तो देखेंगे सिरोग्रीवोयो संधाने अर्थात जहाँ पर हेड और ग्रीवा अर्थात हेड और मान लीजिए हेड वाला पार्ट है, ये नेक वाला पार्ट है, हेड और नेक का जो जंक्शन होता है उस जगह पे हम लोग कहते हैं क्रिकाटिका होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ये पता कब चलेगा, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जो है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। तो ये देखेंगे हेड है और यहाँ पर ग्रीवा की शुरुआत है। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक तरह से वर्टिब्रल कॉलम है मिडिल पार्ट में, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि सिरोग्रीवाम संधाने अर्थात सिर और ये सिर है और ग्रीवा का जो संधान पार्ट है इस रीजन में, यहाँ पर क्या होता है 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर क्रिकाटिका अर्थात यहाँ पर क्रिकाटिका मर्म दोनों साइड में होती है। तो कह रहा है सिरोग्रीव संधाने दोनों साइड में क्रिकाटिका मर्म होती है। क्रिकाटिका मर्म की जो स्थिति होती है एग्जैक्ट जो न्यूकल लाइन होती है, सुपीरियर न्यूकल लाइन इंफीरियर न्यूकल लाइन के जस्ट बिलो होती है। तो अगर हम इसको अपने शरीर में बात करें तो एग्जैक्ट देखेंगे कुछ इस तरह से, ये ग्रीवा है, ये हेड का पार्ट है। तो एग्जैक्ट ये वाला पार्ट जो होता है इसके दोनों साइड में जो होता है एग्जैक्ट हम लोग का क्रिकाटिका मर्म होता है। तो क्रिकाटिका मर्म पे अगर आघात होगा तो कह रहा है चल मूर्धता अर्थात सिर जो हिलने लगेगा। तो सिर किस तरह से हिलेगा, इस तरह से चल मूर्धता मतलब एक तरह से अनकंट्रोल ये हेड की मूवमेंट हो जाएगी, चल मूर्धता, मूर्ध मीन्स होता है हेड। फिर देखेंगे ये 3 नंबर दे दिया हम लोगों ने, इसको 3 नंबर दे दिया। फिर देखेंगे चौथे नंबर पे विधुर। तो विधुर नाम का मर्म है, तो हम लिखेंगे कि है क्या, कर्ण पृष्ठ तो अध, कर्ण पृष्ठ तो कान के जो कर्ण का मतलब ईयर पिन्ना होता है, कर्ण के पृष्ठ अर्थात कान के पीछे। तो ये कर्ण है उसके, ये कान है उसके पीछे, लेकिन नीचे की तरफ, कान के पीछे ऊपर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट कर्ण पृष्ठ तो अध, तो ये कान के पीछे लेकिन नीचे। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ लेटरल एस्पेक्ट में ये कर्ण बना हुआ है इसके पीछे, बट नीचे की तरफ क्या होता है 4 नंबर। 4 नंबर पर क्या है, विधुर मर्म है, कर्ण पृष्ठ तो कर्ण के पृष्ठ के अर्थात ईयर पिन्ना के पीछे, ईयर पिन्ना के पीछे लेकिन नीचे क्या होता है, विधुर मर्म होता है। अगर विधुर मर्म पे आघात होगा तो बाधेर्य की कंडीशंस होगी। तो यहाँ पर अल्टीमेट ऐसा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, यहाँ पर कैरोटिड वेसल्स होते हैं, कैरोटिड तरह से जो 8th नर्व, 8th क्रेनियल नर्व होती है उस पे आघात होगा, 8th क्रेनियल नर्व पे आघात होगा जो कि एक तरह से हियरिंग का काम करता है। फिर देखेंगे यहाँ पर
फड़ मर्म, फिफ्थ नंबर है फड़ मर्म। तो फड़ मर्म क्या होता है, तो जैसा कि नाम है फड़ का मतलब सांप के फड़, तो कुछ इस तरह से फड़ होता है, कुछ इस तरह से फड़ होता है। फड़ देखेंगे कि आगे का पार्ट क्या होता है, चौड़ा होता है, आगे का पार्ट चौड़ा, फिर नीचे की तरफ जाएंगे उसका जो एक तरह धड़ होता है और पूंछ होता है पतला होता जाता है, तो फड़ कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर कह रहा है फड़, फड़ मर्म की संख्या 2 होती है, विधुर मर्म की संख्या भी 2 होती है। तो देखेंगे घ्राण मार्ग उभयतः, अर्थात जो नासा मार्ग है दोनों का जो नेजल नॉस्ट्रिल है उसके मार्ग के अंदर की तरफ घ्राण मार्ग उभयतः, स्रोतो मार्ग प्रतिपद्धे अभ्यंतरतः। स्रोतो मार्ग अर्थात जो स्रोत्र मार्ग है, अर्थात जो श्रवण का जो मार्ग है, नासा मार्ग है, उसके अंदर बट दोनों साइड में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ से एंट्री करेंगे तो कहीं कुछ ना कुछ ये रीजन दिखाया गया है, देखेंगे 2, 5वें नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं फड़ मर्म, तो 5वां नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट इस पॉइंट के आसपास अंदर की तरफ ये नोज की जो स्थिति होती है जिस हिसाब से, वहाँ पर 2 फड़ मर्म होता है। घ्राण मार्ग उभयतः, घ्राण मार्ग अर्थात जो सूंघने का जो मार्ग है उसके दोनों तरफ स्रोतो मार्ग प्रतिबद्ध है, जो स्रोत होता है प्रतिबद्ध है उससे बधा हुआ अंदर की तरफ अभ्यंतरतः ये फड़ मर्म होता है। तो अल्टीमेट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल्फैक्टरी नर्व को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल्फैक्टरी नर्व को। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ये उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर होती है फड़ मर्म। तो यहाँ पर अगर ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाएगा, आघात हो जाएगा तो गंध अज्ञानम, गंध ज्ञान नहीं, गंध अज्ञानम, गंध अज्ञानम। तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज होने पर गंध का ज्ञान नहीं होगा, अल्फैक्शन नहीं होगा। फिर देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने 5th नंबर दे दिया। 6 नंबर देखेंगे अपांग, अपांग की भी संख्या 2 होती है। तो अपांग का जो स्थिति देखेंगे भ्रू पुच्छ अंतयो, तो भ्रू पुच्छ मीन्स होता है भ्रू पुच्छ, देखेंगे आईब्रो, ये होता है आईब्रो, इसका पुच्छ मतलब देखेंगे पूछ की तरफ, पूछ क्या होता है पतला होता है, जैसे सांप का पूछ होता है बिल्कुल, जैसे पहले फड़ रहेगा उसके बाद मोटा फिर धीरे धीरे पतला टैपरिंग होता जाएगा, पतला हो जाएगा। तो ये देखेंगे ये पहले इधर चौड़ा है उसके बाद लास्ट में क्या है पतला है। तो भ्रू पुच्छ अंतरो, भ्रू पुच्छ अंतरो अछड़ो बाहितो मीन्स भ्रू पुच्छ अंतयो, भ्रूपुच्छ के अंत में करा भ्रूपुच्छ अंतयो, भ्रूपुच्छ के अंत में इस जगह पॉइंट पे, एग्जैक्ट इस जगह पे जहां खत्म हो रहा है अंतयो, अछड़ो बाहितो मीन्स नेत्र के बाहर, नेत्र के अंदर तो इधर हो जाएगा, नेत्र के अंदर तो इस पॉइंट पे हो जाएगा, बट भ्रूपुच्छ अंतयो, तो भ्रूपुच्छ अंतयो ये नेत्र के बाहर की साइड में बात करा मीन्स जो लेटरल एंगल होता है आई का, इस जगह पे एग्जैक्ट क्या हो जाएगा अपांग मर्म हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये आईब्रो का लास्ट पार्ट है और नेत्र के बाहर साइड में है, तो ये 6 नंबर हम लोगों ने दे दिया। तो 6 नंबर पे अपांग है 2 होता है। इस पे अगर आघात होता, क्योंकि नेत्र से संबंधित है, नेत्र से संबंधित है, अगर इस पे आघात होगा तो कहीं ना कहीं जो ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे, तो ये है ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंजरी होती है। तो यहाँ पर अंधता हो जाएगा या दृष्टि उपघात, अंधता होगा या जो दृष्टि बनेगी, जो रूप दिखाई देगा, बहुत सही रूप नहीं दिखा, दृष्टि उपघात नाम देते हैं। फिर देखते हैं हम लोग अपांग के बाद आवर्त, तो आवर्त नाम है, इसकी संख्या 2 होती है। तो कह रहा भ्रुवो ऊपरी, भ्रू के आईब्रो के ऊपर, आईब्रो के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बट निम्नयो मतलब ऊपर है, आईब्रो के ऊपर है बट इतना ऊपर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नीचे ही है, मतलब ऊपर जरूर है लेकिन ज़्यादा ऊपर ना होकर थोड़ा सा ऊपर है, निम्नयोग मतलब थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर 7वें नंबर की बात कर रहे हैं, तो 7वां नंबर हम लोग का ये है। इसका मतलब कि जो हम लोग का अपांग था, अपांग के जस्ट एबव की बात कर रहे हैं, अपांग के जस्ट भ्रू पुच्छयो अंतरयो, तो कह रहा है भ्रुवोपरि, भ्रू के ऊपर बट थोड़ा सा ऊपर, इसके जस्ट अपांग के ऊपर 7 नंबर है, दैट इज कॉल्ड आवर्त। इसकी संख्या 2 होती है। तो कहीं ना कहीं भ्रू आई से रिलेटेड है, यहाँ पर भी सेम जो है कंडीशंस आएगा जैसा कि अपांग में आ रहा था। तो कह रहा अंधता दृष्टि उपघात, अगर इस पे आघात होगा तो अंधता हो जाएगी, व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, अगर दिखाई देगा तो व्यक्ति की दृष्टि बाधित रहेगी, दृष्टि उपघात। फिर देखेंगे 7वें नंबर के बाद 8वां शंख मर्म, शंख मर्म, तो शंख देखते हैं 2 संख्या होती है, भ्रुवो ऊपरी कड़ ललाट मध्य, तो भ्रुवो ऊपरी, भ्रू अर्थात आईब्रो के ऊपर, लेकिन स्थिति कहाँ, कड़ और ललाट के मध्य में। तो देखेंगे कड़, कड़ मतलब कान और ललाट का, भ्रू के ऊपर, भ्रू के ये भ्रू है, भ्रू के ऊपर, लेकिन कड़ और ललाट के मध्य में मीन्स यहाँ पर कड़ और ललाट के मध्य में। तो आप लोग जानते हैं कि कोई अगर फिल्मों में तमंचा अगर किसी पे, तो पर्टिकुलर इसी पे तमंचा रखते हैं,
बिल्कुल जो ये इस तरह से ये इसी पे बिल्कुल रहते हैं, इसका मतलब टेम्पोरल बोन कहते हैं, खोपड़ी उड़ा देंगे। तो टेम्पोरल बोन, ये पर्टिकुलर टेम्पोरल बोन होता है। यहाँ पर ऐसा क्या स्ट्रक्चर्स होता है कि जिसके आघात होने से सद्य मृत्यु होती है। तो यहाँ पर देखेंगे संघ पे सद्यो मरण होता है। क्यों सद्यो मरण होता है? क्योंकि यहाँ पर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पाई जाती है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जब आप लोग पढ़ते हैं सरकम ऑफ विलिस में, जो ब्रेन की मेन एक तरह से जो हेक्सागोनल जो एक चैनल बनता है उसमें कहीं ना कहीं रोल होता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो कहीं ना कहीं उसमें देखेंगे वहाँ पर ब्रेन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई देता है। तो ये है सद्यो मरण। यहाँ पर अगर आघात होगा, कहते हैं ना खोपड़ी उड़ा देंगे, इसका मतलब खोपड़ी मतलब कि टेम्पोरल रीजन, वहाँ पर पर्टिकुलर पे क्या है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है, जिसपे आघात होने से एक्सेस ब्लड लॉस होगा और व्यक्ति मर जाएगा, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो ये आपका 8वां नंबर है शंख, 8वां नंबर शंख है। ये वाला पार्ट देखेंगे, ये एग्जैक्ट कर्ड और ललाट के बीच में, कर्ड और ललाट के बीच में, लेकिन भ्रू के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये बोल रहा है। फिर देखेंगे उत्क्षेप, उत्क्षेप की संख्या 2 होती है। तो इसकी संख्या क्या है? शंखयोर ऊपरी मीन्स टेम्पोरल, जहां पर हम लोगों ने बात किया शंख, शंख से ऊपर देख रहेंगे, शंख से ऊपर, शंख से ऊपर 9 नंबर वाला आ गया। कह रहा शंखयोर ऊपरी अर्थात शंख मर्म से ऊपर केशांत। तो देख रहे होंगे केस का अंत जो होता है, यहां पर देख रहे होंगे ये केस अंत हो गया शंख के ऊपर, बट जहां केस अंत हो रहा है, केस खत्म हो रहा है, जहां केस नहीं है मीन्स यह कह सकते हैं जहां से केस शुरू हो रहा है, ये केस यहां खत्म हो जा रहा था, इस जगह पे हम लोग नाम दिए 9वां नंबर, दैट इज कॉल्ड उत्क्षेप। उत्क्षेप। तो यहाँ पर क्या कह रहा है एक तरह से कि अगर तत्र सशल्यो जीविते, अगर मान लीजिए कोई शल्य इस पार्ट में चला गया, इस पार्ट पे चला गया, तो इस पार्ट में अगर चला गया शल्य, तो कह रहा है कि जब तक शल्य है तब तक व्यक्ति जीवित रहेगा। तो तत्र सशल्यो जीवित, जब तक शल्य है तब तक व्यक्ति जीवित रहेगा। साथ ही साथ पाकात पतित, अगर शल्य मतलब अगर वो जो घाव बना है अंदर की तरफ, ये जो उत्क्षेप वाले जगह पे अगर पाकात पतित है, अगर पककर ऑटोमेटिक शल्य निकल जा रहा है, पककर अगर उस जगह पे इंटरनल हीलिंग हो गया और ये शल्य बाहर की तरफ निकल गया, तो भी व्यक्ति जीवित रहेगा। पाकात पतित शल्यो मीन्स जीवित कब तक रहेगा? या तो शल्य को एज इट इज पड़े रहने दीजिए, दूसरी कंडीशन है कि अगर अपने आप वो अंदर से हीलिंग होकर बाहर निकल जाए तो वो पाकात पतितो, अर्थात जब पकने के बाद शल्य ऑटोमेटिक गिर जाएगा तो फिर व्यक्ति जीवित रहेगा। लेकिन नो उद्धृत शल्य मीन्स जब उसको शल्य को ऑटोमेटिक जबरदस्ती निकालेंगे तो व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था विषलग्न मर्म, विषलग्न मर्म की सेम कंडीशन है, ये विषलग्न मर्म का एग्जाम्पल है उत्क्षेप और स्थपनी। उत्क्षेप और स्थपनी जो है 3 मर्म होते हैं विषलग्न में, 2 उत्क्षेप और 1 स्थपनी, ये क्या है एक तरह से विषलग्न मर्म के तीनों एग्जाम्पल हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर उत्क्षेप की बात की गई है, 9वां नंबर हम लोगों ने 9वां नंबर यहाँ बताया। फिर देखेंगे यहाँ पर स्थपनी, तो स्थपनी सबसे आसान है, स्थपनी भ्रुओं मध्य, तो देखेंगे दोनों भ्रू के मध्य में, तो ये वाला पार्ट जहाँ पर जेंट्स लोग टीका लगाते हैं और लेडीज लोग बिंदी लगाते हैं, तो ये पार्ट जो होता है, ये एग्जैक्ट पार्ट ये होता है स्थपनी, स्थपनी मर्म होता है। देखेंगे यहाँ पर ये स्थपनी भ्रूर मध्य और उत्क्षेपवत, अगर इस पे अगर चोट लग जाए, गहरी चोट लग जाए तो कन्वल्जन अर्थात दौरे पड़ने लगते हैं, तो कन्वल्जन अर्थात दौरे पड़ते हैं। तो ये है 10वां नंबर स्थपनी। तो देख रहे होंगे यहाँ पर ये जेंट्स है तो टीका लगाया हुआ है, या स्त्री होगी तो बिंदी लगाई होगी, जो ये इस पॉइंट्स है, इसके बीच में क्या है स्ट्रक्चर्स, ये भ्रू मध्य के बीच में स्थपनी मर्म है। फिर देखेंगे सीमंत, 11वें नंबर पे सीमंत है। सीमंत की संख्या, सीमंत को हम लोग सिंपली सेवनी बोलते हैं। तो स्यूचर्स, जब हम लोग ब्रेन पढ़ते हैं, स्कल पढ़ते हैं, तो जो स्कल के अलग अलग पार्ट बोन होते हैं वो कहीं ना कहीं किससे अटैच होते हैं? जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको हम लोग कहते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। कुछ ये 2 पार्ट कहीं ना कहीं ये सूचर्स के थ्रू जुड़े होते हैं, ब्रेन का अलग अलग पार्ट मीन्स स्कल का अलग अलग पार्ट कहीं ना कहीं सूचर्स के थ्रू जुड़े होते हैं। पंच संदेह शिरसी विभक्ता मीन्स जो सिर के अलग अलग जो बोन होते हैं उनको एक तरह से विभक्त करता है या उनको जुड़े रहता है सिंपली। तो इसकी संख्या होती है 5। सीमंत की संख्या हम लोगों ने देखा था, सिर में 5 होते हैं और लिंग मेढ्र में 1 होता है, जिह्वा में 1 होता है। टोटल सीमंत की संख्या 7 हम लोगों ने परिभाषा प्रकरण में देखा था। सीमंत एक मर्म है, देखेंगे इसकी संख्या 5 होती है। इस पर आघात होता है तो क्या उन्माद होगा, भय होगा, चिंता का नाश होगा,
चिंतनास और मरण भी होगा। फिर देखेंगे 12वें नंबर पे श्रृंगाटक। श्रृंगाटक तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये एक तरह से अंदर की तरफ पार्ट है। देखेंगे घ्राण श्रोत्र अच्छी जीवा मीन्स घ्राण मीन्स होता है नासा, श्रोत्र मीन्स घ्राण, स्रोत मीन्स कर्ण, घ्राण श्रोत्र कर्ण, अच्छी नेत्र, जिह्वा अर्थात टंग को संतर्पण करने वाली सिराओं के मध्य। ये इन सब स्ट्रक्चर्स को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो सिराएं हैं या ब्लड वेसल्स है, इनके मध्य सिराओं का एक तरह से सन्निपात होता है। इन सिराओं के मध्य मीन्स घ्राण श्रोत्र अच्छी जिह्वा को संतर्पण करने वाली सिराओं के मध्य सिरा सन्निपातः, सिराओं का सन्निपात होता है, दैट इज कॉल्ड श्रृंगाटक मर्म। इसकी संख्या 4 होती है। तो इसको भी हम लोगों ने नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ब्रेन के ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, ऐसा कुछ हम लोग दिखा नहीं पाएंगे। फिर देखेंगे लास्ट में अधिपति, सबसे आसान है अधिपति। तो जो स्त्रियां, ये क्या कह रहा है कि जो स्त्रियां जूड़ा बांधती हैं, जूड़े का जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है, अगर ये देखेंगे ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये पार्ट जूड़े का होता है। यहाँ से बाल जो हो, जैसे यहाँ से बाल कलेक्ट करके यहाँ से ये बांधती है, रबड़ बांधती है, बैंड बांधती है, तो इस जगह पे ये पर्टिकुलर जूड़े का पार्ट होता है। हम लोगों ने मेल में दिखाया है, वो फीमेल की हमें एग्जैक्टली याद हो जाता है। तो यहाँ पर 13 नंबर देखेंगे अधिपति। तो अधिपति क्या है? मस्तक, मस्तका अभ्यंतरतः, मस्तका अभ्यंतरतः अर्थात मस्तक के अंदर की तरफ अगर हम उसको ड्रिल कर दें, मान लीजिए हम अपने मस्तक को ड्रिल करते हैं तो अल्टीमेट कहाँ पहुँचेंगे? जो ये मिड पार्ट होता है, मिड पार्ट, उसको मिड ऊपर से अगर हम एक राड डालें और इसको आगे से इस तरह से करें, दोनों एक जगह मिल जाएंगे। तो जिस जगह पे मिल रहे हैं वो दैट इज कॉल्ड, वो हो जाएगा अधिपति। मस्तक अभ्यंतरतः, मस्तक से सामने से अंदर की तरफ जाएंगे। फिर क्या है? उपरिष्ठात, ऊपर मतलब कि अंदर की तरफ बट ऊपर, अंदर की तरफ बट ऊपर जब जाएंगे तो उपरिष्ठात सिरा संधि सन्निपात। तो वहां पर क्या होता है? सिरा और संधियों का सन्निपात होता है। सिरा संधि सन्निपातो रोम आवर्ततो। तो आप देखते हैं कि उस जगह पे जनरली बॉयज में या गर्ल्स में जो एक जो अरेंजमेंट होता है हेयर का, उस सरफेस पे देखेंगे उस जगह पे इस पर्टिकुलर रीजन में जो हेयर का अरेंजमेंट होता है थोड़ा सा रैंडम होता है। यहाँ पर डिफरेंट, जैसे कहते हैं ना कि भौरी घूमती है, भौरी, दैट इज कॉल्ड भौरी, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि सिंपली यहाँ 2 भौरी है, 3 भौरी है, मतलब इस रीजन में भौरी पाई जाती है, भौरी कहते हैं जनरली। अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं? मेरी भाषा में तो जो कह रहा है कि रोम आवर्तो, मतलब जो बाल का जो अलग अलग एक अरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अधिपति। इसकी संख्या 1 होती है, ये सध्य मरण होता है, अधिपति सध्य मरण होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने ऊर्जत्रुगत की संख्या 37 याद कर लिया, जिसमें 8 मातृकाएं हैं, 4 धमनियां हैं, 4 आपके श्रृंगाटक है, 5 सीमंत है और 2-2 संख्या वाली आपकी 7 है और 1 संख्या वाली 1 स्थपनी है और 1 अधिपति है। इस तरह से हम लोग का ये जो लोकेशंस ऑफ मर्म या 107 मर्म टोटल कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद मर्मों के प्रमाण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।